हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार, स्टडी IQ IAS हिंदी प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की एक विशेष चर्चा में हम लोग बातचीत करने वाले हैं भारत और मालदीव के बीच हाल के समय में संबंधों के बीच जो एक खटास, जो एक दरार पैदा हुई है, इसके पीछे की क्या वजहें हैं और साथ ही भारत का हिंद महासागरीय क्षेत्र में जो भू राजनीतिक सरोकार है वो क्या कुछ कहता है। इन सभी मुद्दों पर आज की चर्चा में हम लोग बातचीत करेंगे। ध्यान रखिएगा कि मालदीव जो है एक हिंद महासागरीय देश है और ऐसे में भारत और मालदीव के बीच का जो रिश्तों का ताना बाना है वह आज का नहीं बल्कि बहुत पहले से ही यह ताना बाना बहुत ही उतार चढ़ावों से गुजरता चला आ रहा है। तो इन उतार चढ़ाव से गुजरती गतिविधियों को भी समझने की जरूरत होगी और साथ ही हमें यह भी समझने की जरूरत होगी कि आखिर जो भारत इस पार्टिकुलर रीजन में इस छोटे से देश के साथ अपने संबंध को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहा है, जद्दोजहद करता रहा है, आखिर इसके पीछे की मूल वजह क्या है, रणनीतिक वजह क्या है ना, इसको समझने की जरूरत है। देखो, यहां पर सामने एक तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। यह तस्वीर हाल ही में मालदीव में राष्ट्रपति चुनाव जीते उम्मीदवार मोहम्मद मुइज्जू की है ना। ये जो जनाब हैं, इन जनाब ने राष्ट्रपति चुनाव में विजय हासिल की है और देन फिर इन्होंने एक ऐसी बात कही जिसके कारण भारत के समक्ष चिंता की लकीरें खींच गई। क्या बात कही है? इन्होंने कहा है कि विल सेंड बैक फॉरेन ट्रूप्स। बहुत ही सांकेतिक लहजे में कहा है ना, सेंड बैक फॉरेन ट्रूप्स। जो विदेशी सैन्य टुकड़ी हमारी सरजमी पर है उसे हम वापस भेज देंगे। और जानते हो यह किस विदेशी सैन्य टुकड़ी की बात कर रहे हैं? यह भारत के ही सैन्य टुकड़ी की बात कर रहे हैं। और निश्चित तौर पर यह इस कारण से चिंता के तौर पर देखा जा रहा है क्योंकि भारत और मालदीव के बीच में एज सच कोई नकारात्मक संबंध नहीं रहा है और उसके बावजूद जो भारत की सैन्य टुकड़ी मालदीव के प्रशासनिक क्षेत्र में मालदीव के सरकार के साथ में मिल करके वहां के सेना की सहायता करने के लिए, वहां पर सुरक्षा सहयोग करने के लिए तैनात थी, उसे वापस भेजने की जो बात की जा रही है, सांकेतिक तौर पर ही सही, तो इसको लेकर के चिंता होना लाजिमी है ना। आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि सर क्यों भारत की सैन्य टुकड़ी वहां पर मौजूद है? तो यहां पर ध्यान रखिएगा, इसको आप कोट कर लीजिएगा कि जो भारत की सैन्य टुकड़ी है वो इसलिए वहां पर मौजूद थी ताकि मालदीव की सेना को विभिन्न सुरक्षा गतिविधियों में सहयोग किया जाए और साथ ही वहां की सरकार के द्वारा एक एयर स्ट्राइप, एक हवाई पट्टी बनाने की भी पेशकश की गई थी भारत की माध्यम से, भारत की नौसेना के माध्यम से। और यह जो हवाई पट्टी बनाए जाने की पेशकश की गई थी ये और कहीं नहीं बल्कि एजम्पसन द्वीप है जो कि मालदीव के ही अधिकार क्षेत्र में आता है, वहां पर है ना। और ऐसे में जब हालिया राष्ट्रपति चुनाव में जीते जो व्यक्ति हैं मोहम्मद मुइज्जू, इन्होंने जब ये स्पष्ट तौर पर संकेत किया है कि हम इनको बाहर कर देंगे, तो फिर एक संबंधों में टकरार की संभावना देखी जा सकती है। ठीक है, आइए इसको हम लोग एक एक करके विस्तार से समझेंगे, जानेंगे कि आखिर इसमें और कौन कौन से जो डायमेंशंस है वो डायमेंशंस उभरते हैं। लेकिन इसके पहले दो और ऐसे पर्सनालिटीज, दो ऐसे व्यक्तित्वों की चर्चा भी यहां पर करनी जरूरी है जो कि भारत के साथ में मालदीव के संबंध को बेहतर बनाने या फिर उसे कमजोर करने में अपनी भूमिका किसी न किसी रूप में निभाते रहे हैं। ये जो जनाब आप सामने देख रहे हैं दोस्तों, इनका नाम है अब्दुल्ला यामीन, है ना। और ये जो जनाब हैं इनका संबंध चीन के प्रति अधिक झुकाव वाला था, है ना। दूसरी तरफ
जब चीन के प्रति इनका झुकाव अधिक था तो भारत के प्रति इनका झुकाव कमजोर रहा होगा या फिर मजबूत रहा होगा? आप खुद ही सोचिए, बताइए, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। भारत के साथ में जो झुकाव था, भारत के साथ न्यूनतम संबंध की कोशिश इन्होंने की थी अपने शासनकाल में, है ना। इनके बाद 2018 तक, ये 2013 से 2018 तक ये शासन की बागडोर संभालते हैं। इसके बाद इनको जेल में बंद कर दिया जाता है। कुछ इनके अगेंस्ट में आरोप तय किए जाते हैं, देन फिर इनको जेल में बंद कर दिया जाता है। ये सब एक अलग कहानी है। इनके बाद ये जो जनाब हैं, इनका नाम है इब्राहिम मोहम्मद सालेह, मोहम्मद सोले। ये राष्ट्रपति बन के आते हैं, लेकिन इनकी जो भूमिका थी, इनकी भूमिका भारत के पक्ष में थी, भारत के साथ सहयोग की भूमिका, है ना। जाहिर सी बात है कि जब भारत के साथ सहयोग की भूमिका इनकी रहेगी तो फिर चीन के साथ जो इनकी भूमिका थी वह थोड़ी सी कम थी, ठीक है, संबंधों की। अब यहां पर देखो, समझो कि आखिर मैं इनके बारे में क्यों चर्चा कर रहा हूं। इनके बारे में इसलिए चर्चा की जा रही है ताकि आप इस बात को समझ पाएं कि किसी भी देश की विदेश नीति में जो फ्लक्चुएशन आता है, जो एक हलचल होती है, उससे संबंधित जो गतिविधियां हैं, इन गतिविधियों में बड़ी भूमिका वहां की सरकार की भी होती है। जैसी सरकार रहती है वह उस हिसाब से अपनी विदेश नीति में फिर बदलाव करता है ना। इस बात को आप नोट कर लीजिए कि किसी भी देश की विदेश नीति, चाहे वह भारत की ही विदेश नीति क्यों ना हो, जब मैं आपको अंतर्राष्ट्रीय संबंध पढ़ाऊंगा P2I बैच में, तो फिर मैं आपको इस बात से रूबरू कराऊंगा कि किस तरीके से 1947 से लेकर टिल टुडे और आगे आने वाले समय में भी भारत की जो विदेश नीति है, भारत की सरकार, तत्कालीन सरकार की जो थिंकिंग प्रोसेस है, उससे निर्धारित होती है। कुछ तो आधारभूत तत्व होते ही हैं, लेकिन कुछ तत्कालीन परिस्थितियां और साथ ही उस समय की जो सरकार होती है, उसकी जो अपनी पॉलिसी होती है, उसके आधार पर भी निर्धारित होती है। तो यही बात यहां पर मालदीव के संदर्भ में भी लागू होती है कि जब एक व्यक्ति शासन संभालता है तो फिर वह चीन के प्रति अपना झुकाव दर्शाता है, वहीं जब दूसरा व्यक्ति शासन संभालता है तो वह भारत के प्रति अपना झुकाव दर्शाता है। ये जो भाई साहब हैं अब्दुल्ला यामीन, इन्होंने तो यहां तक किया कि चीन के BRI, आपने इसका नाम बहुत बार सुना होगा, बहुत बार मैंने इसकी चर्चा की भी है, नहीं सुना है तो सुन लीजिए, कि चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में भी भूमिका किसकी? मालदीव की। इन्होंने ये यहां तक किया, है ना, कि भाई हम चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में भी अपनी भागीदारी निभाएंगे। लेकिन ध्यान रखना कि इन सब के बावजूद भारत ने मालदीव के साथ अपने संबंधों में रत्ती भर भी नकारात्मकता लाने की कोशिश नहीं की, और इनके शासनकाल के समय में भी आपदा राहत कार्यों, मानवीय सहायता में भारत ने अपने स्तर पर सहयोग दिया, है ना। यहां पर इस बात को ध्यान में रखने की जरूरत है। अब हम लोग थोड़ा सा और आगे बात करते हैं भाई, कि आखिर जिस मालदीव की चर्चा हम लोग कर रहे हैं, मालदीव रट रहे हैं, आखिर उसको एक बार लोकेट तो करें, है ना। जो राजनैतिक घटनाक्रम है, उस राजनैतिक घटनाक्रम में जो भौगोलिक परिप्रेक्ष्य है वो कैसे अपनी भूमिका निभाता है, यह भी तो समझना जरूरी है। तभी तो यह भौगोलिक परिप्रेक्ष्य और राजनैतिक परिप्रेक्ष्य दोनों मिलकर के भू राजनैतिक परिप्रेक्ष्य का निर्माण करेंगे। और इस संदर्भ में देखो, यहां पर ध्यान रखना कि यह भारत का दक्षिणी हिस्सा है, प्रायद्वीपीय हिस्सा है, और इसके बगल में ही नीचे में, है ना,
यह जो आप छोटे छोटे द्वीप के तौर पर देख रहे हैं, ये मालदीव को दर्शा रहा है ना। बगल में श्रीलंका है, यहां पर हिंद महासागरीय क्षेत्र है, ये अरब सागर है, ये बंगाल की खाड़ी है, ये लक्षद्वीप है, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है ना। ये आप बखूबी जानते होंगे। और इसी मालदीव के कंटेक्स्ट में जब भारत इसके साथ में अपने संबंधों को टटोलता है, तो ध्यान रखना कि भारत का अपना वैदेशिक नीतिगत हित जरूर यहां पर काम करता है। भारत आखिर क्यों एक छोटे से देश, एक छोटे से द्वीपीय देश के साथ इतना इंटरेस्ट लेने की कोशिश कर रहा है? क्या है इसकी वजह? इसको समझना जरूरी है। दोस्तों ध्यान रखना कि आज की डेट में भारत जो है विश्व में सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश माना जा रहा है। चीन को भी इसने पछाड़ दिया है जनसंख्या के मामले में, और क्षेत्रफल के मामले में तो आप देख ही रहे हैं, 7वां सबसे बड़ा देश माना जाता है भारत। और कहां ये मालदीव है ना। मुश्किल से 5 लाख की जनसंख्या इस देश की है ना। और इसके बावजूद भी भारत इस देश के साथ संबंध को तरजीह दे रहा है, तो आखिर इसके पीछे कुछ ना कुछ तो कारण होगा ना, है ना। बिना किसी कारण के तो अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में कोई कदम उठाता ही नहीं है, ये एकदम ध्यान में रखिएगा। क्लियर? अब देखो, जब हम इसके भौगोलिक परिप्रेक्ष्य को देखें तो दोस्तों ध्यान रखिएगा कि यह जो मालदीव है, यह दक्षिण एशियाई क्षेत्र के अंतर्गत आता है। पॉइंट टू बी नोटेड, है ना। ये दक्षिण पूर्वी एशियाई क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है, बल्कि दक्षिण एशियाई क्षेत्र के अंतर्गत आता है ना। ध्यान रखिएगा, कभी यदि सवाल ऐसे में आ जाए तो आप कंफ्यूज मत होना कि अच्छा मालदीव भी एक द्वीप है, तो फिर ये भी दक्षिण पूर्वी एशियाई देश के अंतर्गत ही आता होगा। दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों में 10 देश हैं, है ना। कई सारे रीजनिंग उसमें काम करने लगते हैं जब आपका प्रश्न गलत होना होता है तो, है ना। तो यहाँ पर ध्यान रखना कि मालदीव जो है एक दक्षिण एशियाई देश है, दक्षिण पूर्वी एशियाई देश नहीं है। क्लियर? दूसरी बात यह समझिए कि यह जो मालदीव है दोस्तों, यह इस ऐसे ज्योग्राफिकल लोकेशन यानी कि भौगोलिक अवस्थिति में है जो इस क्षेत्र से और इस क्षेत्र से एक दूसरे को इंटरकनेक्ट कर सकता है, जोड़ सकता है ना। यह जो लोकेशन है, यह जो अवस्थिति है, इससे व्यापारिक जहाज गतिविधियां बहुत बड़े पैमाने पर होती हैं, है ना। तो इस कारण से भी इसका महत्व यहां पर बढ़ जाता है। दूसरी तरफ जब हम भारत की बात करते हैं तो भारत के द्वारा इस पार्टिकुलर रीजन में जो एक क्षेत्रीय स्थिरता है वह कायम करने की कोशिश लगातार की जाती रही है ना। तो इस बात को ध्यान से समझिएगा कि जब हम भारत और मालदीव के बीच संबंधों के ताने बाने की बात करते हैं, यह मालदीव का यह इलाका है ना। इसको आप ऐसे समझिए, मालदीव और यहां पर भारत है, और किस तरीके से भारत अपना हित चाहता है क्षेत्रीय स्थिरता के मद्देनजर, है ना। भारत चाहता है कि क्षेत्रीय स्थिरता इस पार्टिकुलर रीजन में बनी रहे। दूसरी तरफ जो एक और पक्ष है वह पक्ष है चीन की भूमिका का, है ना। चीन की भूमिका, और चीन कहां पर है? चीन है यहां पर, है ना। भारत के उत्तर में है चीन, ठीक है। अब जहां पर यह समझिए कि भाई चीन जो है इतनी दूरी से इस हिंद महासागरीय देश के साथ अपने संबंध को विस्तृत करने की कोशिश कर रहा है, इनफैक्ट प्रगाढ़ करने की कोशिश करता रहा है। मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, अब्दुल्ला यामीन का एग्जाम्पल दिया। इनफैक्ट जो मोहम्मद मोइज्जू की चर्चा अभी हम कर रहे हैं, जो अभी हाल में राष्ट्रपति चुनाव जीते हैं, इन्होंने भी चीन समर्थन नीतियों को तरजीह देने की बात की ही है ना। तो ऐसे में भारत को विचार करना जरूरी हो जाता है कि आखिर वह कैसे इस क्षेत्र में
जो क्षेत्रीय स्थिरता है उसको बनाए रखे, चीन का प्रति संतुलन कर सके, चीन को काउंटर कर सके, है ना। यहां पर 2-3 बातें ध्यान में रखने की जरूरत है। अब जो एक पक्ष है वह यह है कि जो चीन है, ध्यान रखिएगा, यदि हम हर एक देश के पहलू को समझें तो चीन जो है दोस्तों, ये मालदीव में बड़े पैमाने पर ऋण इसने दिया है ना। और जब इसने बड़े पैमाने पर ऋण दिया है तो ध्यान रखिएगा कि इस ऋण के कारण जो ऋण जाल है चीन के ऋण जाल में मालदीव है ना, ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि भारत मालदीव में अवसंरचनागत, है ना, और विकासात्मक सहयोग की पेशकश करता है ना। यहां तक कि इसने कोविड-19 महामारी के समय में भी टीके की सहायता, है ना, टीके की सहायता मालदीव को पहुंचाई थी, है ना। और एक बात यहां पर ध्यान में रखने की जरूरत है, जब इब्राहिम मोहम्मद सोलेह मालदीव के राष्ट्रपति थे तो फिर उन्होंने इंडिया फर्स्ट अप्रोच को महत्व दिया था। इंडिया फर्स्ट अप्रोच को महत्व, है ना, ठीक है ना। तो ये कुछ ऐसे महत्वपूर्ण पक्ष हैं जो कि हमें ध्यान में रखने की आवश्यकता है। चीन किस तरीके से मालदीव पर अपना शिकंजा कसना चाह रहा है, भारत मालदीव को किस एंगल से देख रहा है, एक तो क्षेत्रीय स्थिरता के स्तर पर देख रहा है, और साथ ही भारत यह भी चाहता है कि चीन का अपना जो एक प्रभाव है, एक जो रणनीतिक प्रसार है, वह इस देश के संदर्भ में इस सीमा तक न बढ़ जाए ताकि हमारा हित वहां पर टकराने लगे और इससे हमें नुकसान पहुंचने लगे, है ना। और तीसरी बात जो मैंने आपको बताई वो ये भी बताई कि आखिर किस तरीके से जो मालदीव है यह पूर्वी एशिया और पश्चिमी एशिया के बीच में व्यापारिक भौगोलिक अवस्थिति के तौर पर काम कर रहा है। तो इस दृष्टिकोण से भी इसे ध्यान में रखने की आवश्यकता है ना। अच्छा, अब थोड़ा सा हम लोग और आगे बात करें। अच्छा, तो इस तरीके से अब आप समझ पा रहे होंगे कि आखिर मालदीव और इंडिया के बीच, मालदीव और भारत के बीच में किस तरीके से जो संबंधों का ताना बाना है यह उतार चढ़ाव से गुजरता रहा है, अलग अलग कालखंड में, अलग अलग नेतृत्व में। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि मालदीव में वर्तमान में जिस सरकार ने सत्ता संभाली है उसको ऐसा प्रतीत होता है कि भारत जो है मालदीव पर अपना डोमिनेशन, अपना प्रभुत्व, अपना प्रभाव जरूरत से ज़्यादा करने की कोशिश करेगा, जो कि मालदीव के हित में नहीं रहेगा। और इस कंटेक्स्ट में हर संभव उन्होंने यह निर्देश दिया है, एक तरीके से संकेत किया है कि हम यहाँ से जो भी विदेशी सेना है या फिर प्रत्यक्ष तौर पर कहें कि जो भी भारतीय सेना तैनात है हम उनको यहाँ से हटा देंगे और भारत के साथ संबंध में इससे एक जो घर्षण है वह घर्षण पैदा हो सकती है।
अब इन परिस्थितियों में भारत को विचार करने की जरूरत है कि भारत किस तरीके से मालदीव के साथ अपने वर्तमान संबंध को बेहतरीन रूप प्रदान करता है। ध्यान दीजिएगा कि जब मोहम्मद मुइज्जू ने राष्ट्रपति पद का चुनाव जीता तो उसके बाद भारत के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने उनको बधाई भी दी। यह इस बात को संकेतित करता है कि हम आपका स्वागत करते हैं, हमें आपसे कोई परहेज नहीं है, हम एक देश के नाते आपके साथ मिल करके काम करना चाहते हैं, है ना। हम पर्सनालिटी बेसिस पॉलिसी नहीं बल्कि हम नेशनल फॉरेन पॉलिसी के हिसाब से हम आपके साथ काम करना चाहते हैं। आपके यहाँ की जो विदेश नीति है, हमारे यहाँ की जो विदेश नीति है, हम इसके साथ मिलकर के काम करना चाहते हैं। दो सरकारों के बीच की विदेश नीति को हम बेहतर तरीके से आगे बढ़ाना चाहते हैं, है ना। और इस कंटेक्स्ट में भारत को इस संदर्भ में भी ध्यान देने की जरूरत है कि आगे आने वाले समय में अपनी जो उपस्थिति है मालदीव के साथ में वह इस तरीके से करे कि वह ऐसा न महसूस कराए मालदीव को कि यह हमारे साथ में बड़े भाई की तरह व्यवहार कर रहा है, बिग ब्रदर की तरह व्यवहार कर रहा है। क्योंकि ध्यान रखिएगा दोस्तों कि कई सारे ऐसे देश हैं जैसे कि बांग्लादेश, जैसे कि नेपाल, भूटान, है ना, इन सभी ने यदा कदा भारत पर ये आरोप लगाए हैं कि भारत हमारे साथ बिग ब्रदर की तरह रवैया अपनाने की कोशिश करता है ना। तो भारत को इस बात का ध्यान रखने की जरूरत है और मालदीव को भी यहाँ पर ध्यान में रखने की जरूरत है कि भाई मुसीबत में जो काम दे वही सच्चा मित्र होता है और भारत इसका बहुत बेहतरीन उदाहरण है। जब हम बात करते हैं श्रीलंका के साथ संबंध की तो चीन ने श्रीलंका पर भी अपना दबदबा कायम करने की कोशिश की है। आपको शायद पता हो कि श्रीलंका में जो हम्बनटोटा बंदरगाह है उसमें चीन ने कितना भारी निवेश किया हुआ है और जब श्रीलंका ऋण जाल में फंसता चला गया, ऋण के बोझ से दबता चला गया, तो उस समय भारत के द्वारा ही श्रीलंका को बहुत बड़े पैमाने पर आर्थिक सहायता पहुंचाएगी, है ना। और दूसरी तरफ जब हम भारत और मालदीव के बीच संबंध को देखें तो यहाँ पर भी चीन का बहुत बड़ा जो निवेश है, बहुत बड़ी जो भूमिका है ऋणकर्ता के रूप में चीन ने निभाई है मालदीव में, और मालदीव निश्चित तौर पर चीन के ऋण जाल में ट्रैप्ड हो चुका है। तो इन परिस्थितियों में भी भारत निश्चित तौर पर मालदीव के लिए एक सच्चे मित्र के तौर पर साबित होगा, इसमें कतई दो राय वाली बात नहीं है ना। तो इन सभी पहलुओं को ध्यान में रखने की आवश्यकता है। मुझे उम्मीद है कि आपको यह चर्चा पसंद आई होगी। जो मालदीव के साथ भारत का सरोकार है, अलग अलग परिप्रेक्ष्य में चीन की जो भूमिका देखी जा रही है मालदीव के कंटेक्स्ट में, हिंद महासागरीय क्षेत्र में मालदीव का जो लोकेशन है वह किस तरीके से काम करता है, इन सभी गतिविधियों को हमने इस चर्चा के माध्यम से आपको दर्शाने की, बताने की कोशिश की है। आगे इस चर्चा की समाप्ति के पहले एक और महत्वपूर्ण सूचना मैं आपको दे दूं कि 10 अक्टूबर से दोस्तों एक नए बैच की शुरुआत की जा रही है। P2I प्रीलिम्स टू इंटरव्यू बैच है ये, और इसमें देखो 3 स्तरों पर आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं, चाहे तो सिल्वर बैच, गोल्ड बैच या फिर प्लैटिनम, इनमें से किसी भी बैच में आप एडमिशन लेकर के और अपना GS का जो कंप्लीट पाठ्यक्रम है ये पूरा कर सकते हैं। इसके लिए जो अवधि दी गई है, सिल्वर बैच के लिए 18 महीने की अवधि दी गई है। आप 18 महीने का कोर्स ज्वाइन करना चाहेंगे तो फिर 23,999 रुपये की फी है। 30 महीने का यदि आप कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो फिर 26,999 रुपये की फी है, और 42 महीने का यदि आप कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो 29,999 रुपये की फी रखी गई है। आप अपनी सुविधा के अनुसार, आप अपनी तैयारी की अवधि के अनुसार इस में से किसी भी बैच में एडमिशन ले सकते हैं, और इसके लिए आपको दिलीप लाइव कोड का इस्तेमाल करना होगा। इसके माध्यम से आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। तो यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण बैच है, बहुत ही महत्वपूर्ण सुविधा है उन तमाम विद्यार्थियों के लिए जो कि हिंदी माध्यम में या फिर इंग्लिश माध्यम में या फिर इंग्लिश माध्यम में तैयारी करना चाह रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि आखिर हम तैयारी किस तरीके से करें, क्या हम करें, कैसे पढ़ें, कैसे हम नोट्स बनाएं, किस तरीके से हम प्रीलिम्स की तैयारी करें, किस तरीके से हम मेंस की तैयारी करें, कैसे हम आंसर राइटिंग करें, किससे हम पूछें यदि कोई डाउट हो तो, है ना। ये जो तमाम दुविधाएं रहती हैं, इन तमाम दुविधाओं का समाधान इस कोर्स के माध्यम से आपको करवाया जा रहा है। लाइव सेशंस के माध्यम से आप इस कोर्स में पूरी की पूरी पढ़ाई कर सकते हैं, जिसमें जो फैकल्टी मेंबर्स होते हैं उनके साथ मिल करके आप अपने डाउट्स देन एंड देयर
क्लियर कर सकते हैं। इसके अलावा मेंटरशिप की पूरी व्यवस्था की गई है, जिसके माध्यम से भी आप अपने जो भी डाउट्स हैं अलग अलग विषयों के संदर्भ में उसे भी कंप्लीट कर सकते हैं, उसको भी क्लियर कर सकते हैं। तो ये तमाम सुविधाएं मात्र इस इतने एफोर्डेबल फी में आपको मुहैया करवाई जा रही है। मुझे उम्मीद है निश्चित तौर पर यह जो पहल है स्टडी IQ IAS टीम की, यह आपके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित हो सकती है। तो इस कोर्स को ज्वाइन कीजिए दिलीप लाइव कोड का इस्तेमाल करते हुए। मिलते हैं बैच में। 10 अक्टूबर से इस बैच की शुरुआत हो जाएगी। इन बिटवीन किसी और महत्वपूर्ण चर्चा के साथ आप सभी के साथ मुलाकात होगी। अच्छे से पढ़िए और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आज की यह चर्चा आपको कैसी लगी, और यदि आपको यह चर्चा अच्छी लगी तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी भारी संख्या में शेयर कीजिएगा। मिलते हैं फिर। ऑल द बेस्ट। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।